चैप्टर 7 जो है वो आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा, जिसके अंदर जो चैप्टर का नाम वो है हमारा प्राणियों में संरचनात्मक संगठन है ना। टॉपिक हमारा है उसके अंदर जंतु उत्तक। जो जंतु उत्तक है उन उत्तकों के प्रकार जो है वो आपके दिए हुए हैं। तो विभिन्न उत्तक जो है उनके बारे में हम लोगों को वन बाय वन क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तक क्या चीज होती है। तो समान संरचना एवं कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को, यानी ऐसी कोशिकाओं का उत्तक क्या है, कोशिकाओं का क्या है, एक कोशिकाओं का समूह है जिनमें क्या है, उनकी संरचना समान, ठीक है, कार्य समान। अगर संरचना समान नहीं भी है तो भी एक चीज समान जरूर होनी चाहिए, उत्पत्ति समान। उत्पत्ति हुई जो है वो सेम तरीके से हुई होगी मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म से। तो यहाँ पर उत्तक जो है या टिश्यू जिसको हम बोलते हैं वो क्या है, कोशिकाओं का समूह है। ऐसी कोशिकाएं जिनकी संरचना समान, कार्य समान, एक ही काम करती होगी वो मिलकर, है ना। या जैसे कि हो सकता है पाचन तंत्र है तो उसके अंदर जो हमारे अलग अलग उत्तकों ने जो है वो निर्माण किया है किसका, हमारी छोटी आंत का। तो उसकी जो कोशिकाएं हैं वो हो सकती है समान नहीं भी हो, अलग अलग प्रकार की हो, लेकिन उनकी उत्पत्ति हमेशा क्या होती है, समान होती है। अलग दिखती हो लेकिन उत्पत्ति समान है ना। तो ऐसी कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। अब उत्तक जो है अगर हम लोग देखते हैं, अगर संरचना के हिसाब से देखते हैं, है ना, तो दो तरीके से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। एक तो होता है सरल उत्तक और दूसरा होता है जटिल उत्तक। जो चैप्टर कटा आप लोगों के बड़ा सा पादप उत्तक वाला, उसमें मैंने बताया कि सरल उत्तक किसको कहते हैं और जटिल उत्तक किसको कहते हैं। तो किसी भी उत्तक के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं क्या है, अगर समान आकार की है और आकृति की है, यानी दिखने में कैसी है, सेम है, तो वो उत्तक क्या कहलाएगा, सरल उत्तक कहलाएगा। और जटिल या कॉम्प्लेक्स उसको उत्तक किसको कहेंगे, यदि क्या हो, उत्तक की जो कोशिकाएं हैं, है ना, वो अलग अलग आकार या आकृति की हो। समझ में आ गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, जटिल उत्तक कहेंगे। सेम शेप है, यानी अगर सारी की सारी गोल है तो सबकी सब गोल है तो वो सरल उत्तक है। लेकिन अगर गोल भी है, शंकुआकार भी है, आयताकार भी है, तो वो जटिल उत्तक के अंदर आ जाएगा। तो ये जो टू टाइप्स होते हैं मेन, उनके अंदर हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं उत्तकों को। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट ओतकी। नीट में काम आने वाला क्वेश्चन है कि ओतकी या हिस्टोलॉजी किसको कहते हैं। नीट से संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। हिस्टोलॉजी या औतिकी का क्या मतलब होता है, तो हिस्टोलॉजी जो होती है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किनका अध्ययन करते हैं, उत्तकों का अध्ययन करते हैं, है ना। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम उत्तकों के बारे में पढ़ते हैं वो हिस्टोलॉजी कहलाती है, ठीक है। फिर है औतिकी का नामकरण। सबसे पहले ये हिस्टोलॉजी जो नाम दिया वो किसने दिया, मेयर ने दिया, ठीक है। फिर है जो टिश्यू शब्द है, उत्तक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम टिश्यू कहते हैं। तो जो टिश्यू शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, बाइकोट नामक वैज्ञानिक ने किया। और आधुनिक औत्तिकी का, यानी ये विज्ञान की जो शाखा है जिसमें उत्तकों का अध्ययन करते हैं, आधुनिक औत्तिकी का जनक जो है वो मार्सेलो मालपिगी को कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आपके जो आपके काम आ सकते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस या जनरल जो साइंस है उसका टॉपिक है बेटा। आ रही बात समझ में, तो ये आपको नॉट इवन नीट, अगर आप इन फ्यूचर भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो वहां पर भी ये टॉपिक आपका आता है। जंतु उत्तक और पादप उत्तक के प्रकार पूछे जाते हैं ना, तो आपको पूछे जा सकते हैं। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जंतु उत्तक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जंतु उत्तक जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है उपकला उत्तक, या इसको एपिथेलियल उत्तक भी कहा जाता है। दूसरा आता है आपका संयोजी उत्तक, ठीक है। तीसरा आता है आपका पेशीय उत्तक और चौथा आपका आता है तंत्रिका उत्तक।
कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के होते हैं, उपकला ऊतक, फिर है संयोजी ऊतक, फिर है पेशीय ऊतक और फिर तंत्रिका ऊतक। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसको? उपकला ऊतक को। 4 प्रकार जंतु ऊतक के, उपकला, संयोजी, पेशी, तंत्रिका। हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? उपकला ऊतक को। तो पहला हमारा जो ऊतक है वो है उपकला ऊतक या एपिथेलियल ऊतक। कई जगह एपिथेलियल दिया रहता है। इसके बारे में हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। तो सबसे पहले है एपिथेलियम शब्द का प्रयोग जो है वो रयूस के द्वारा किया गया। एपिथेलियम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? रयूस नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने किया था। नीट में आने वाला क्वेश्चन है। एपिथेलियम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एपी, एपी यानी होता है अपॉन, और थीलिया मतलब ग्रोथ, है ना। एपी का मतलब अपोन, अपोन यानी ऊपर, और थीलिया, थीलिया जो होता है इसका मतलब होता है ग्रोथ यानी विकास। यानी ऐसा ऊतक जो किसी अन्य ऊतक पर क्या होता है? विकसित होता है। ठीक है, ऐसा ऊतक जो किसी अन्य ऊतक पर विकसित होता है उसे एपिथेलियम ऊतक भी कहा जाता है। इसके बाद है उपकला ऊतक को आवरक या कवरिंग ऊतक भी कहा जाता है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? आवरक, या इंग्लिश में बोलेंगे कवरिंग ऊतक। कवरिंग ऊतक या आवरक ऊतक क्यों कहते हैं इसको? रीजन है इसका कि ये जैसे कोई अंग है तो उसकी बाह्य सतह को ये कवर करेगा, या फिर हमारी जो धमनी या शिरा या कोई भी नलिकाएं होती है, जो वाहिकाएं होती है, नलिकाएं होती है, तो अंदर से कैसी है? खोखली है। ठीक है, यहाँ से ब्लड वगैरह कुछ भी फ्लो करता है तो इसकी जो अंदर वाली सतह होती है उसको भी ये कवर करके रखता है। तो इसको इसीलिए क्या करते हैं? आवरक या कवरिंग ऊतक के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में, तो एपिथेलियम या उपकला ऊतक ऐसा ऊतक है जो किसी अन्य अंग की बाहर की सतह को कवर करके रखता है, या वाहिका या नलिकाएं होते हैं उनकी अंदर की सतह को कवर करके रखता है। आगे बात समझ। अब उपकला ऊतक का जो पोषण है वो किससे होता है? संयोजी ऊतक से होता है। दूसरा टाइप है हमारे पास संयोजी ऊतक। ठीक है, तो इसको पोषण देने का काम कौन करेगा? ये संयोजी ऊतक करेगा। संयोजन होता है जोड़ना, यानी जो दो अंगों को या अंग तंत्रों को आपस में जोड़ता है वो ऊतक संयोजी ऊतक होता है। जैसे कि हमारा रक्त है, रक्त तरल संयोजी ऊतक है ना, विभिन्न अंगों को जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है ना। तो संयोजी ऊतक जो है वो इसको क्या करता है? पोषण देता है। कैसे देता है? यहाँ पर देखो, ये संयोजी ऊतक पाया जाता है, इसके बीच में एक निर्जीव परत पाई जाती है जिसको कहा जाता है आधारीय कला। क्या बोला जाता है? आधारीय, है ना, कला कहा जाता है। और फिर इसके ऊपर जो होता है वो आपके पाया जाता है उपकला ऊतक। तो ये जो होती है ये बिल्कुल पतली सी होती है, आधारीय कला इसके बीच में होती है। ये इस उपकला ऊतक की जो कोशिकाएं हैं उनको एक बेस प्रदान करने का काम करती है, और निर्जीव होती है बिल्कुल, है ना, पतली सी। अब यहाँ से जो पोषण है वो किसको दिया जाता है? उपकला ऊतक को दिया जाता है। और उपकला ऊतक में कोई भी वाहिकाएं नहीं होती, मतलब धमनी और शिरा नहीं पाई जाती, और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में गैप भी नहीं पाया जाता, मतलब अंतरा कोशिक अवकाश नहीं पाया जाता। ये विशेषता होती है। ठीक है, अब उपकला ऊतक की ये जो कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे से दूर नहीं हो, वो आपस में क्या हो? मजबूती से चिपकी रहे। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाता है? जो इसकी कोशिका झिल्ली है, जैसे कि ये उपकला ऊतक की एक कोशिका है, ठीक है, और ये दूसरी कोशिका है, तो कोशिका के बाहर क्या होगी? कोशिका झिल्ली होगी कि नहीं होगी? तो ये कोशिका झिल्ली जो होती है, क्योंकि जंतु है तो कोशिका भित्ति तो होगी नहीं, सीधी क्या होगी? कोशिका झिल्ली। तो ये झिल्लियां जो होती है वो जो बाह्य सतह होती है उसको झिल्ली कहते हैं ना हम, कोशिका की। तो ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये झिल्ली कुछ अपनी शेप चेंज कर लेती है ना, या कुछ संरचनाओं का निर्माण कर लेती है, जिन्हें हम कहेंगे कोशिका झिल्ली का रूपांतरण। उसकी वजह से ये कोशिकाएं आपस में क्या होती है? यहाँ पर ऊपर आपस में चिपकी हुई रहती है। तो कौन कौन से मॉडिफिकेशंस है? पहला है टाइट जंक्शन, जिसको हम कहते हैं दृढ़ बंधन। दृढ़ बंधन में क्या होता है? ये दो कोशिकाएं जो है इसकी झिल्ली आपस में बिल्कुल टाइट क्या करती है? चिपक जाती है। आगे बात समझ में। फिर आता है अंतरा कोशिकीय सेतु। दूसरा मॉडिफिकेशन क्या होता है? अंतरा कोशिकीय
सेतु, इसमें क्या होता है, जैसे ये एक कोशिका है और ये दूसरी कोशिका है ना, तो ये कोशिका झिल्ली ऐसी ऐसी उंगलीनुमा संरचना बना लेती है और इसकी वाली ऐसी, ये एक दूसरे में फंस जाती है ऐसे, जैसे इसकी झिल्ली ऐसे निकल गई उंगलीनुमा और इसकी ऐसे निकल गई और ये ऐसे फंस गई, तो ये दोनों कोशिकाएं आपस में क्या हो जाएगी, काफी स्ट्रांगली जुड़ जाएगी, तो अंतराकोशिकीय सेतु कहा जाता है। फिर है डेस्मोसोम्स, दो झिल्लियों के बीच में इस तरह से क्या होता है, बटन जैसी संरचना बन जाती है जिसको कहा जाता है डेस्मोसोम, ठीक है। और जीव द्रव्य तंतु क्या होते हैं, इनमें ऐसे फैले रहते हैं। तो ये डेस्मोसोम्स जो होते हैं वो भी कोशिकाओं को आपस में चिपकाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। समझ आ गया। फिर उसके बाद आता है कि ये जो उपकला कोशिकाएं आप देख रहे हो, इनकी जो झिल्ली होती है, इनकी झिल्लियों पर बेटा कभी कभी क्या होता है, कुछ संरचनाएं पाई जाती है, इनकी झिल्लियों पे क्या पाई जाती है, कुछ संरचनाएं पाई जाती है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, रसांकुर पाया जाता है आंतों में, जो कि जो है अवशोषण की सतह को बढ़ाता है ना। तो आंत जो होती है वो एक नलिकाकार संरचना है, तो उसके अंदर वाली सतह किससे घिरी हुई रहेगी, उपकला उत्तक से घिरी रहेगी। तो उपकला उत्तक की जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, ऐसे उंगली नुमा प्रवर्त जैसी संरचना बना लेती है, इसको कहा जाता है रसांकुर, है ना। तो ये रसांकुर क्या करता है, पाचन के क्षेत्रफल को बढ़ाता है और अवशोषण की सतह को बढ़ाता है। फिर उसके बाद है पक्षमाभिकाएं पाई जाती है, दूसरी चीज है इनकी सतह पर छोटे छोटे ऐसे कांटों जैसी बाल जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, पक्षमाभिकाएं कहा जाता है। कहाँ पाई जाती है, ये जो अंडवाहिनी होती है उसके अंदर देखने को मिलती है, और हमारी जो श्वास नली होती है उसके अंदर देखने को मिलती है। पदार्थों को आगे, इनमें मूवमेंट होता है जिसकी वजह से पदार्थों को आगे बढ़ाने में मदद करती है। फिर है दृढ़ पक्षमाभिकाएं पाई जाती है, दृढ़ पक्षमाभिकाएं जो होती हैं वो थोड़ी साइज में जो है दृढ़ पक्षमाभिकाएं जो होती है वो इन पक्षमाभिकाओं से थोड़ी क्या होती है, हार्ड होती है, मूवमेंट नहीं होता और उनकी शेप ऐसे लहरदार होती है इस तरीके से। आ रही बात समझ में। तो जो अधिवृषण होता है, हमारा जो वृषण होता है उसके ऊपर एक संरचना पाई जाती है जिसको अधिवृषण कहा जाता है, और आगे चल के शुक्र वाहिनी होती है, तो शुक्र वाहिनी और अधिवृषण के अंदर ये पाई जाती है, गतिहीन होती है। और क्या होता है, आधार भाग यानी ये नीचे से थोड़ी क्या होती है, चौड़ी होती है इस तरह से, और जैसे जैसे ये धागा ऊपर जाएगा तो पतला होता जाता है। समझ आ गया। तो ये इसकी स्पेसिफिसिटी होगी। अब हम लोग देखेंगे कि उपकला उत्तक के प्रकार कौन से, चार्ट बना रही हूँ बेटा, डायरेक्ट समझाऊंगी। अब देखो, अभी हम लोगों के पास उपकला उत्तक के प्रकार हैं। पहला उत्तक हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है उपकला उत्तक। तो हम लोग अभी किसके प्रकार देख रहे हैं बेटा, उपकला उत्तक के प्रकार देख रहे हैं। उपकला उत्तक को 3 हिस्सों में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं, सरल उपकला उत्तक, दूसरा स्तरित या संयुक्त उपकला उत्तक, और तीसरा आता है आपका विशिष्ट या आभासी उपकला उत्तक। सरल उपकला उत्तक में 3 प्रकार है, शल्की सरल उपकला उत्तक। सरल उपकला उत्तक में है ना, पहला प्रकार है शल्की सरल, दूसरा घनाकार सरल उपकला, और तीसरा है स्तंभाकार। फिर है स्तरित या संयुक्त उपकला जो उत्तक है, उसके अंदर देखो, स्तरित शल्की उपकला, स्तरित घनाकार और स्तरित स्तंभाकार है। यही शल्की लेकिन आगे स्तरित जुड़ गया है, ये घनाकार है लेकिन आगे स्तरित जुड़ गया है, स्तंभाकार है लेकिन स्तरित जुड़ गया है, ठीक है। उसके बाद विशिष्ट है, विशिष्ट में प्रकार दे रखे हैं, आभासी, संक्रमण, वर्णिकित, तंत्रिका संवेदी, और फिर आता है ग्रंथिल। ग्रंथिल जो है ये बाकी के बारे में तो बुक में दे ही नहीं रखा आपके, है ना, लेकिन हाँ ग्रंथिल के बारे में दिया हुआ है। ग्रंथिल में 2 प्रकार से हम डिवाइड कर देते हैं, एक तो होता है श्रवण इकाई के रूप में, और दूसरा आपका प्रकार है स्त्रावी निष्कासन के आधार पर, इसके रूप में स्त्रावी निष्कासन के आधार पर। तो निष्कासन के आधार पर 2 प्रकार हो गए, अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी, और श्रवण इकाई के आधार पर इसके 2 प्रकार है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय को वापस डिवाइड किया 3 में, कुपिकाकार, नलिकाकार और संयुक्त नलिकाकार, है ना। 3 हिस्सों में डिवाइड, जो आपको नोट्स के अंदर मैंने चार्ट दिया है उसके अंदर दे रखा है। तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज, इसको पढ़ेंगे बेटा, सरल उपकला उत्तक को और स्तरित यानी संयुक्त उपकला उत्तक को। विशिष्ट को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सरल उपकला उत्तक की। देखो डिफरेंस बता देती हूँ, इनमें दोनों में क्या मेन डिफरेंस है, सरल और स्तरित के अंदर डिफरेंस क्या है ना, वो समझना आपको बहुत जरूरी है। तो जो स्तरित है और सरल उपकला उत्तक के अंदर मेन डिफरेंस ये आता है बेटा
कि सरल उपकला है, सरल नाम है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि सरल उत्तक कहते किसको है। सरल का मतलब होता है कि अगर कोशिकाओं का प्रकार एक जैसा हो। आ रही बात समझ में? ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर ये जो कोशिकाएं पाई जाएगी वो सारी की सारी क्या होगी, दिखने में एक जैसी होगी। अब आता है शल की उपकला उत्तक, घनाकार और स्तंभाकार, ये इसके 3 प्रकार हो गए। फिर है स्तरित है और संयुक्त है। संयुक्त का मतलब बहुत सारे, और स्तर का मतलब लेवल्स के रूप में, यानी कोशिकाएं जो पाई जाएगी वो एक सिंगल लेयर नहीं होगी, उसके ऊपर क्या होगी, और भी क्या होगी, लेयर होगी, और एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं इसके अंदर क्या होगी, पाई जाएगी इस उत्तक के अंदर। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किसको, सबसे पहले हमारा टॉपिक शुरू होगा सरल उपकला उत्तक। सरल उपकला उत्तक जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, शल की उपकला। पहला एक ये तो चीज समझ में आ गई होगी तुमको कि सरल उपकला उत्तक किसको कह रहे हैं हम। सरल उपकला उत्तक के अंदर जो कोशिकाओं की लेयर होगी वो सिंगल होगी। आगे बात समझ में, यानी जैसे कि ये कोशिकाओं की लेयर है इस तरीके से, है ना, ये सिंगल लेयर है, और इसके नीचे ऐसे आधारीय कला जो होती है, आधारीय कला पाई जाएगी, और इसके ऊपर सिंगल लेयर्स जो है वो होगी, मतलब सिंगल लेयर होगी, इस तरीके से कोशिकाओं की एक लेयर पाई जाएगी। ठीक, अब सबसे पहले बात करते हैं शल की सरल उपकला के अंदर। इसकी जो जैसे हम लोग फर्श के ऊपर टाइल्स लगी हुई देखते हैं ना, तो टाइल्स के समान जो है कोशिकाएं होती है, चपटी होती है, और उनका केंद्रक भी क्या होता है, ऐसे चपटा सा होता है। तो ऐसी कोशिकाओं को, ऐसे जो कोशिकाओं से निर्मित उपकला उत्तक होता है उसको सल की उपकला उत्तक बोला जाता है। समझ में आ गया, केंद्रक भी चपटा और कोशिका भी चपटी, और चपटी कैसे, जैसे फर्श पर टाइल्स लगी रहती है, और नीचे यहाँ पर आधारीय कला पाई जाती है, और फिर नीचे संयोजी उत्तक होता है जो उसको पोषण देता है। आ रही बात समझ में? तो ये जो सरल सल की उपकला जो होती है वो पाई जाती है, और इसीलिए क्योंकि टाइल्स जैसे लगी हुई होती है फर्श के ऊपर, उसी तरह से ये कोशिकाएं चपटी आधारीय कला पर लगी रहती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, पेवमेंट भी कहा जाता है। पेवमेंट या कुट्टिन प्रकार का जो उत्तक है वो भी कहा जाता है। कहाँ पाई जाती है ये, इसकी उत्पत्ति जो है फेफड़ों की वायु कुपिका के अंदर पाई जाती है। रुधिर वाहिनियों के अंदर बोमन संपुट जो होता है, बोमन संपुट मालूम है ना, नेफ्रॉन जो हमने पढ़ा है, तो बोमन संपुट, फिर ये समीपस्थ कुंडलित नलिका, फिर हेनले लूप आता है। हेनले लूप की ये भुजा कौन सी होती है, अवरोही होती है। तो अवरोही भुजा के अंदर ये पाई जाती है, मेंढक की बाह्य त्वचा के अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हो गई शल की उपकला। फिर उसके बाद है घनाकार। क्या मतलब समझ रहे हो, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स तो होगी, लेकिन कोशिकाओं की शेप वर्गाकार होगी, मतलब इस तरह से चौकोर चौकोर, चारों भुजाएं समान होगी, है ना, और बीच के अंदर केंद्रक पाया जाएगा, कोशिकाओं के मध्य में केंद्रक पाया जाता है, और नीचे आधारीय कला लगी हुई होती है। तो ये आपके क्या होती है, वहां पाई जाती है जहां अवशोषण या उत्सर्जन का काम होता है। ठीक है, वृषण व अंडाशय की जनन उपकला के अंदर, लार संवेदी ग्रंथियों के अंदर, वृक नलिकाओं में, जैसे कि किसमें, जो हमारा दुरुस्त कुंडलित बोमन संपुट तो इससे बना हुआ था, उसमें समीपस्थ कुंडलित नलिका, उसमें ये पाई जाती है। फिर हेनले लूप को छोड़ दो, फिर दुरुस्त कुंडलित नलिका में ये पाई जाती है। तो ये घनाकार उपकला कोशिका होती है। फिर आता है स्तंभाकार। स्तंभाकार के अंदर कोशिकाएं जो है वो क्या होगी, लंबी ज्यादा होती है और चौड़ी कम होती है। आगे बात समझ में, और ऐसे नीचे आधारी कला रखती है, और केंद्रक नीचे की ओर होता है, आधार की ओर होता है। तो ये उत्तक हमारा क्या कहलाता है, स्तंभाकार उपकला कहलाता है। आगे बात समझ में, कहाँ पाई जाती है, हमारी आंत्र की जो उपकला होती है वो स्तंभाकार ही होती है, और कई इसकी कोशिकाएं रूपांतरित होकर श्लेष्मा का स्त्रवण करना शुरू कर देती है। ठीक है, और उन्हें हम कलश कोशिकाएं कहा करते हैं। स्तंभाकार कोशिकाएं अपनी शेप चेंज करके क्या करना शुरू कर देती, कलश के आकार की हो जाती है, और किसका स्त्रवण करती है, श्लेष्मा का स्त्रवण करती है, जो कि एक चिपचिपा तरल होता है। तो जो सरल स्तंभाकार उपकला है वो चेंज हो जाती है किसके अंदर, कलश कोशिका के अंदर, ये चीज ध्यान रखना। फिर आता है सेकेंड टाइप, कौन सा है बेटा, स्तरित उपकला उत्तक, यानी दूसरा प्रकार आता है हमारा स्तरित उपकला, या जिसको हम संयुक्त बोलते हैं। अब इसके अंदर पहला प्रकार कौन सा था, पहला प्रकार था
स्तरित शल्की। स्तरित शल्की प्रकार है। क्या मतलब है स्तरित शल्की का? यानी इसके ऊपर, जैसे इसको हम 3 परतों के अंदर पढ़ सकते हैं। एक तो होती है बाह्य परत, एक होगी मध्य परत और एक सबसे आंतरिक परत। तो ये जो स्तरित शल्की होगी ना, उसके अंदर सबसे बाह्य परत जो होगी वो किसकी बनी होगी? शल्की उपकला की। शल्की आपको पता है कैसी होती है? चपटी, है ना? तो चपटी कोशिकाएं पाई जाएगी। यानी अगर आप कोशिकाओं के 3 लेवल में देखते हो ना, तो सबसे जो ऊपर वाली परत होगी उसकी सारी कोशिकाएं कैसी होगी? चपटी होगी, बिल्कुल, है ना? चपटे केंद्रक युक्त होगी। मध्य के अंदर बहुभुजी होगी, भुजाएं, बहुत सारी भुजाएं होगी, तो मध्य वाली कैसी होगी? बहुभुजीय होगी। ठीक है। और सबसे आंतरिक हो सकता है घनाकार हो सकता है स्तंभाकार हो, इन दोनों में से कोई एक परत होगी और लास्ट में क्या होगी? आधार कला होगी। तो आंतरिक घनाकार या स्तंभाकार हो सकती है। समझ में आ गया? फिर आता है दूसरा, स्तरित घनाकार। स्तरित घनाकार में क्या मतलब समझे? 3 हिस्से डिवाइड करते हैं, बाह्य, मध्य और आंतरिक। तो बाह्य परत में यहाँ पर शल्की थी, क्योंकि तो बाह्य परत शल्की थी, तो ये कैसी है? घनाकार। तो कोशिकाएं कैसी होगी? घनाकार होगी इस तरीके से। मध्य में बहुभुजीय, ठीक है, और यहाँ पर कौन सी आएगी? स्तंभाकार। समझ में आ गया? फिर आता है तीसरा प्रकार, स्तरित स्तंभाकार। सबसे ऊपर स्तंभाकार कोशिकाएं होंगी, ठीक है, लेकिन मध्य में बहुभुजीय। देखो यहाँ पर भी स्तंभाकार आ रही थी आंतरिक में, यहाँ पर भी स्तंभाकार आ रही थी, लेकिन यहाँ पर भी कभी भी आंतरिक में स्तंभाकार नहीं आएगी। हो सकता है घनाकार आ जाए, हो सकता है शल्की, लेकिन स्तंभाकार कभी भी नहीं आएगी। तो ये आपके क्या हो गए? स्तरित उपकला उत्तक के 3 प्रकार हो गए। अब स्तरित उपकला में पहला प्रकार था कौन सा? स्तरित शल्की, बाह्य परत शल्की। और ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती ये जो पाई जाएगी त्वचा की अधिचर्म पाई जाती है। और त्वचा की अगर ये जो शल्की कोशिकाएं ऊपर वाली लेयर में है, तो इनमें क्या पाया जाएगा? क्रिएटिन पाया जाएगा, जो कि क्या होता है? मृत प्रोटीन होता है ना। तो किरेटिन नामक जो है, क्रिएटिन नहीं, सॉरी, किरेटिन युक्त जो है शल्की उपकला होती है हमारी, जो त्वचा की सबसे बाह्य परत होती है, इसलिए ऊपर वाली जो स्किन होती है वो डेड होती है। फिर किरेटिन विहीन होती है मलाशय में, योनि की दीवार में। फिर स्तरित घनाकार सेकंड प्रकार है, और ये पाई जाती है स्तन ग्रंथियों की वाहनों में, अग्नाशय वाहिनी के अंदर, लार ग्रंथि, आंख की जो कंजक्टिवा होती है, जो पिंक पिंक स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पर। फिर है स्तरित स्तंभाकार उपकला, तो ये मूत्र मार्ग की भित्ति सतह गर्भाशय के आंतरिक स्तर तथा एपिग्लोटिस में पाई जाती है। तो आज जितने नोट्स दिए वहां तक का यह टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद कल हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे किसको? विशिष्ट जो हमारा उपकला उत्तक है उसके प्रकार को।